कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्ज़ाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही है और अब से 2 से 3 दिन के बीच में आपका एग्ज़ाम जो 7 को है एग्ज़ाम है 2 दिन बाद। तो आई होप आप सब ने अपनी अच्छी तैयारियां कर ली होगी। फिर भी ऐसे हमें लगता है ना कि लास्ट मिनट में कुछ रिवीजन जैसा हो जाए, क्विक रिवीजन, जिससे हमें हमारी तैयारी को बूस्ट मिले। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश पेडागोजी पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के लिए मैं आपके लिए एक लास्ट मिनट रिवीजन लेकर आई हूँ। तो ये आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट कोई बात नहीं है, क्योंकि लास्ट में आप एक क्विक रिवीजन के तौर पे इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, आपके एग्ज़ाम को बूस्ट करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 में क्वालिफाई हूँ। एज ए पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इंग्लिश पेडागोजी है क्योंकि, और ये दोनों ही पेपर के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो जो भी टॉपिक है हम लगभग कवर इसमें करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। इन शॉर्ट में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। अब तक जितना डिटेल आपको समझाना था मैंने समझा दिया। अब हम क्विक रिवीजन के तौर पे इसे समझते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज की बात आती है। पहला ही आपका लेसन है लैंग्वेज में, क्योंकि ये भाषा है। भाषा का पेपर है ना। पेपर 1 जो आपका है या पेपर 2 के तौर पे लेते हैं लैंग्वेज इंग्लिश। तो लैंग्वेज क्या होती है, चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज की बात की जाए, भाषा होती क्या है। तो भाषा एक संप्रेषण का माध्यम होता है, जिसके माध्यम से आप अपने थॉट्स, अपने विचार, अपने आइडिया और अपनी फीलिंग्स, जो अपने जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करते हैं। तो लैंग्वेज द सिस्टम ऑफ साउंड एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बीइंग यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट, आइडियाज एंड फीलिंग। अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त, यानी कि अपने जो विचार हैं, अपने जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए जो हम साउंड और राइटिंग, मतलब मौखिक और लिखित रूप से हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके को संप्रेषण के लिए, तो उसे हम भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। भाई हम समाज में रहते हैं, समाज क्या, हम मानव की उत्पत्ति हुई है तो हम बिना संप्रेषण के नहीं रह सकते। ह्यूमन बीइंग, यहाँ तक कि जानवरों का, बर्ड्स या पक्षी जो है, ये सब की भी अपनी एक भाषा होती है, जो वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषण करते हैं। ठीक उसी तरह हमें समाज में रहना है तो हमें भाषा को, मतलब संप्रेषण करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग समाज की अलग अलग इसलिए भाषाएं होती हैं। तो लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति, अपने जो भावनाएं हैं, अपने भाव हैं, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, हमें संप्रेषण करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसी के माध्यम से हम एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके क्या गुण होते हैं। लैंग्वेज सिंबॉलिक है, सिंबल्स यानी कि रिटन फॉर्म में होते हैं तो सिंबॉलिक होते हैं। ठीक है, रिटन फॉर्म होते हैं। आर्बिट्ररी, स्वच्छंद होते हैं, मतलब उसका कोई किसी इससे रिलेशन नहीं है कि अगर एक बुक का नाम बुक रख गया है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। स्वच्छंद है वो, उसका नाम जो रख दिया गया तो रख दिया गया। ग्लास का नाम ग्लास शुरू से बोला गया तो गिलास ही पड़ गया। अगर उसे शुरू में बुक कहते तो शायद उसे हम बुक के नाम से जानते, इसलिए वो स्वच्छंद है, आर्बिट्ररी है। सिस्टमैटिक है, जब आप सीखते हैं भाषा को, उसके स्ट्रक्चर, ग्रामर, रूल्स को सीखते हैं, सिस्टमैटिक वे पे सीखते हैं। जैसे कि LSRW की ही बात की जाए तो पहले सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। तो ये सिस्टमेटिक होता है। ऐसा नहीं है कि पहले आप राइटिंग करना शुरू कर दिए, फिर रीडिंग कर रहे हैं, फिर लिसनिंग कर रहे हैं, फिर स्पीकिंग कर रहे हैं। नहीं, सिस्टमेटिक होता है। सोशल है, सामाजिक है। भाई सामाजिक है, ये हम सभी को पता है, इसीलिए हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है, कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। आर्बिट्ररी है, देखिए ये फिर से रिपीट हो गया, आर्बिट्ररी मैंने समझा दिया आपको। डायनामिक है, ये बात याद रखना, डायनामिक्स हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि क्या है, तो इसकी जगह वो स्टैटिक दे देगा या फिर पूछ लिया जाएगा। तो डायनामिक यानी कि जैसे जैसे जगह बदलते जाती है वैसे वैसे भाषा बदलते जाती है। जैसे कि हमारे अगर भारतवर्ष की ही बात कर ली जाए तो जितने भी स्टेट हैं यानी राज्य हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा और अलग अलग बोली बोली जाती है। तो जैसे जैसे क्षेत्र चेंज हो जाता है वैसे ही क्या हो जाता है, भाषा में भी परिवर्तन होता है, इसलिए वो डायनामिक है, परिवर्तनशील है।
मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है ना, अर्थ ही निकलेगा। जब आप किसी को अपनी बात व्यक्त करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो अगर वो अर्थहीन है तो उसे समझ में नहीं आएगा, मीनिंगलेस है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो समझ नहीं पाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। अर्थपूर्ण होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, समझने लायक होना चाहिए, इसलिए मीनिंगफुल है। एक्ट एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि हम बार बार मैंने अभी यही बात कही कि संप्रेषण का ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल। भाषा जब आप सिखाते हैं, लैंग्वेज टीचिंग करते हैं, तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं उसको हम देखेंगे, जो आपका सेकंड टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में हम देखेंगे सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। बिना मोटिवेशन के, बिना रुचि के, बिना प्रेरणा के आप भाषा को नहीं सीख सकते, ये बात बिल्कुल सही है। इमिटेशन है, मतलब कि देख के आप नकल करके सीखते हैं, मतलब आप किसी को सुनते हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा है घर में, हमें बोलता हुआ सुनता है और ठीक हमें सुन सुन के वो भी नकल करते हुए ही सीखता है, लेकिन सीखता है। तो इमिटेशन है, हैबिट फॉर्मेशन है। बार बार आप एक ही चीज़ को सुनते हैं और फिर बोलते हैं तो क्या होता है, हैबिट, इससे हैबिट फॉर्मेशन होता है, हैबिट फॉर्मेशन का कार्य करता है। ये उसके मतलब सिद्धांत हैं कि बिना रुचि और अभी प्रेरणा के आप नहीं सीख सकते, इमिटेशन के बिना नहीं सीख सकते। हैबिट फॉर्मेशन है, मतलब आप बार बार उसको रिपीटेडली देखेंगे, सुनेंगे, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, दोहराएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस और ड्रिल होगा, है ना। किसी चीज़ को आप बार बार सुनेंगे, ठीक है, तो उसको हैबिट में लाएंगे तो प्रैक्टिस और ड्रिल यानी कि वेदन और अभ्यास के माध्यम से ही आप सीखेंगे। तो ये भाषा का जो सिद्धांत है वो वेदन और अभ्यास भी है। ओरल अप्रोच, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना सीख पाएंगे, जितना ज़्यादा आप ओरली सुनेंगे, मतलब सिर्फ सुनने से नहीं होगा, जब तक बोलेंगे नहीं, ओरल मतलब बोलेंगे नहीं मौखिक रूप से, तो नहीं सीख पाएंगे। तो मौखिक होता है। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, LSRW की बात कही गई है यहाँ पे। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग यानी लिसनिंग होता है पहले, फिर स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग होता है, फिर राइटिंग होता है। यही प्रोसेस चलता है जब ह्यूमन जो है धरती पे जन्म लेता है और फिर वो जब भाषा को सीखता है, तो यही पद्धति होती है, यही उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, पहले जब हम सीखते हैं भाषा तो अपनी मातृभाषा वर्नेक्युलर लैंग्वेज होती है उसे सीखते हैं, उसके बाद सेकेंड टारगेट लैंग्वेज को हम बाद में सीखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। अब देखिए, सिलेक्शन और ग्रेडेशन मतलब सिलेक्शन होगा, चयन करेंगे, फिर ग्रेडेशन यानी कि सिंपल ग्रेडेड मैनर में जो क्लास है, यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसका सिलेबस, करिकुलम जो है उसके एज के हिसाब से होता है। ठीक उसी तरह से जब हम भाषा को सीखते हैं, करिकुलम में रखते हैं, तो उसके एज और उसके बुद्धि के लेवल के अनुसार हम ग्रेड करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, करिकुलम को फिर सिखाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साउंड प्रायोरिटी, तो देखिए साउंड जो है, मतलब भाषा जब आप सीखते हैं ना तो साउंड का सबसे मेन रोल होता है। सही साउंड, सही प्रोनाउंसिएशन, सही तरीके से सुनेंगे, लिसनिंग अच्छी होगी, उच्चारण सही होगा तो ठीक तरीके से सुन पाएंगे और आप खुद भी सही से उच्चारण कर पाएंगे। तो साउंड, प्रिंसिपल ऑफ साउंड प्रायोरिटी इसीलिए कही गई है कि साउंड जो है उसकी प्रायोरिटी दी गई है। फोनेटिक या फोनोलॉजी वगैरह जो होता है जिसके अंतर्गत आता है, सीखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है अपने आप में। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, है ना, कि पूछ लिया जाता है, कोई एक सेंटेंस दे दिया, उसमें बोला कि ये लैंग्वेज लर्निंग है या लैंग्वेज एक्विजिशन है। तो लैंग्वेज लर्निंग की बात करें अगर, तो लैंग्वेज लर्निंग जो होती है थियोरिटिकल नॉलेज होती है। ठीक है, आप उसको सीखते हैं, इसमें आपका स्किल लगता है, कॉन्शियस होते हैं, चेतना से सीखते हैं, जानबूझ के सीखते हैं, फॉर्मल सिचुएशन में सीखते हैं। भाषा को अगर आप कोई क्लासरूम टीचिंग में या फॉर्मल सेटिंग में सीखते हैं तब आप सीख पाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको स्किल को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, लर्निंग करनी पड़ती है। इसमें ग्रामेटिकल रूल्स, यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स है, उसका इस्तेमाल होता है। आप रूल्स को सीखते हैं। अगर कोई भी आप टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे हैं स्किल डेवलप करने के लिए, इससे आपकी स्किल डेवलप होती है। ये पूरा थियोरिटिकल नॉलेज बेस होता है। आप पूरी चेतना से सीखते हैं, जान के सीखते हैं। फॉर्मल सेटिंग या फॉर्मल सिचुएशन जैसे क्लासरूम है या कोचिंग है, कहीं भी जाके आप सीखते हैं। स्टडिंग अ लैंग्वेज मतलब कि भाषा के बारे में आप सीखते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, बहुत ज़्यादा डीपली उसके
मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको सीखते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेते हैं और इससे आप एक न्यू स्किल एक्वायर करते हैं। वही लैंग्वेज लर्निंग की बात, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात होती है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन ना फॉर्मल सेटिंग में कभी नहीं होता, इनफॉर्मल सेटिंग में होता है। जैसे आपका घर है, नेबरहुड है, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, इनसे आप सीखते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि अगर आप इनफॉर्मल सेटिंग में सीख रहे हैं, अपने आप मतलब एक्वायर कर रहे हैं घर में, आसपास माहौल देख के, नेबरहुड में, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल रहा है। आपको कोई फॉर्मल सेटिंग में नहीं जाना पड़ रहा है, कोई कोचिंग नहीं लेनी पड़ रही, क्लासरूम टीचिंग में नहीं, स्कूल वगैरह में जाके नहीं सीखना पड़ रहा है। आप अपने आसपास, अपने घर, अपने आसपास के वातावरण, सराउंडिंग से सीख रहे हैं, तो प्रैक्टिकली नॉलेज आपको गेन हो रहा है। थियोरिटिकल नॉलेज आपको इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं पता है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी को आप सीख रहे हैं। अनकॉन्शियसली सीख जाते हैं, मतलब आपकी जो अवचेतना होती है ना, वो कॉन्शियस नहीं भी होती, फिर भी आप सीख जाते हैं, इसीलिए इसको इम्प्लिसिट कहा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बना देता है कि इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट दे दिया जाएगा, इसमें से लैंग्वेज लर्निंग में होती है या लैंग्वेज एक्विजिशन में होती है। तो ध्यान रखेंगे, कॉन्शियस जो होता है एक्सप्लिसिट होता है और अनकॉन्शियस जो होता है इम्प्लिसिट होता है। इनफॉर्मल सिचुएशन में सीखते हैं, जैसे घर है, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड, अपने आसपास के सराउंडिंग, ये सब में आप सीख जाते हैं। डज नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल्स, इसमें कोई ग्रामर स्ट्रक्चर वगैरह की सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जैसे प्रैक्टिकली आप सुनते हैं अपने आसपास, वो आप सीखते जाते हैं। ये नहीं होता कि आपको ग्रामर रूल्स ये सब सिखाया जाता है। पिक अप अ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज को आप सुनते सुनते ही अपने आसपास के वातावरण से पिकअप कर लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉम चॉम्स्की। अब लैंग्वेज की बात कही जाएगी तो यहाँ पर दो जो बड़े थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने जो बात कही है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उसे देखेंगे। नॉम चॉम्स्की जी, जो कि थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बात कही थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये होता है एक हमारे ब्रेन जो होती है, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, वायर होता है, एक डिवाइस का काम करता है, जिसमें बेसिक ग्रामर रूल्स जो होते हैं ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, उसे हमें किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसी की मदद से हम यूनिवर्सल ग्रामर सीखते हैं, मतलब किसी भी कंट्री का या कोई भी भाषा है, हम इसी वजह से सीख पाते हैं कि क्योंकि सभी जितने भी लैंग्वेज हैं इस दुनिया में, उसके अपने एक बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर है, और वो बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि हमारे जो ब्रेन में है वो ऑलरेडी है, जिसकी वजह से हम भाषा को सीख पाते हैं, इसी LAD की वजह से। इसी को कहा गया है कि यूनिवर्सल जो ग्रामर होता है ना, उसका जो बेसिक रूल होता है वो हमारे इस LAD में होता है, और उसकी मदद से हम भाषाओं को, विभिन्न भाषाओं को बहुत ही तेज़ी से सीख पाते हैं। ये एक इनेट एबिलिटी होती है, ये कोई स्किल नहीं है कि मतलब बड़े होते जाएं और धीरे धीरे एक्वायर करें, ये एक इनेट एबिलिटी होती है। इसीलिए तो जब बच्चा जैसे बड़ा होता है, बोलने की स्थिति में आता है, जैसे बोलना शुरू करता है, तो सेंटेंस वगैरह वो अपने आप बोलना शुरू कर देता है ना। भले वो मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब में गलती होता है, लेकिन सही से बोलना शुरू करता है। वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, जो कि अभी तक पाई नहीं गई है, ये होता है, इनके द्वारा ये माना गया है। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कही। अब नेक्स्ट जो है स्टीफन क्रिशन, इससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इमेज, स्टीफन क्रिशन, इन्होंने भी लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, वो है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस। तो पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस जो है डिवाइस के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के बारे में किसने कही है, तो आपको ऑप्शन दे देगा लेओ वाइगोत्स्की, नॉम चॉम्स्की, स्टीफन क्रिशन या जॉन डीवी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस के बारे में स्टीफन क्रिशन ने कहा है। इनका मानना था कि जितना ज़्यादा हम एक्सपोज होते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से हम एक्सपोज होते हैं लैंग्वेज, हम उतना ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं, क्योंकि जो हमें सिखाया जाता है, जो हमारा स्तर है, उसके ऊपर भी हमारे अपनी एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हम सीखते हैं, और उसको सीखने के लिए हमें एक्सपोजर चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, उससे हमें एक्सपोजर मिलता है और हम उसे सीख पाते हैं। और इसी बात को उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के नाम से ये थ्योरी को डेवलप किया था।
तो यहाँ तक हमने समझ लिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, कोड स्विचिंग, मल्टीलिंगुअलिज्म, कोड मिक्सिंग, ये सब जो टॉपिक हैं, ठीक है, ये हम लैंग्वेज में ही देखते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा लैंग्वेज स्किल के बारे में देखते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका। 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल होती है, LSRW के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है LSRW का सही फॉर्म क्या है, सही क्रम क्या है, या क्या होता है। तो आपको सही क्रम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग बताना है। ये इंटीग्रेटेड वे पे होता है, एकीकृत तरीके से होता है। साथ के साथ आप सीखते जाते हैं, लिसनिंग करते हुए स्पीकिंग करना शुरू कर देते हैं, रीडिंग करते हुए राइटिंग करना शुरू कर देते हैं, और इसी क्रम में चलता है। ये नहीं कि पहले राइटिंग कर रहे हैं, फिर लिसनिंग कर रहे हैं, फिर रीडिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग, ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेटेड वे पे होता है। लिसनिंग करते करते आप बोलना सीख जाते हैं, रीडिंग करते करते आप राइटिंग करना सीख जाते हैं। तो यही इसका क्रम होता है। इंटीग्रेटेड वे पे, इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाया जाता है। तो पूछ लिया जाता है 4 बेसिक जो लैंग्वेज स्किल है वो LSRW है, वो क्या है। तो LSRW है, या LSRW का फुल फॉर्म बताइए, या फिर इसका सही क्रम बताइए कि किस क्रम में है। तो क्रम आप देख सकते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ऐसा वो पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत लैंग्वेज स्किल में ही हम LSRW के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रोडक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल क्या होता है, जो कि जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। प्रोडक्टिव स्किल को ही एक्टिव स्किल कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि एक्टिव स्किल किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्टिव स्किल है। पैसिव स्किल किसे कहते हैं, तो रिसेप्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव स्किल यानी कि एक्टिव स्किल। एक्टिव मतलब जब आप एक्टिव होते हैं, आपका खुद से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कोई थॉट्स राइटिंग के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे आपके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसीलिए प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है। रिसेप्टिव में वहीं आप पैसिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, सक्रिय नहीं रहते हैं। जैसे कि कोई स्टोरी वगैरह है, या बुक है, या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, यहाँ पे आप निष्क्रिय हैं। जैसे मैं अभी कह रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप निष्क्रिय हैं, या ये रिसेप्टिव स्किल है। यहाँ पे आप रिसेप्टिव हैं, पैसिव हैं, आप सुन रहे हैं। और वहीं अगर इसी जो आपको वीडियो मिलेगी, आप इसे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, आपकी कोई इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, ये बना हुआ वीडियो को आप पढ़ रहे हैं, तो रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए ये रिसेप्टिव स्किल है। और क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं, इसमें आपका कोई अपना एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो पैसिव है ये, इसे हम पैसिव मानते हैं। अब प्रोडक्टिव स्किल में पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है। तो प्रोडक्टिव स्किल स्पीकिंग और राइटिंग होता है। स्पीकिंग जो है फोनेटिक होता है, साउंड से रिलेट करता है। फोन यानी साउंड होता है, फोनेटिक होता है जिसे हम साउंड कहते हैं। राइटिंग यानी जब आप राइटिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल कहूँ तो अगर आपको कह दिया जाए कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए, तो आप खुद अपने थॉट्स को प्रोड्यूस करेंगे और उसको राइटिंग करेंगे। स्पीकिंग की बात की जाए तो आपसे कोई स्पीच दे दिया जाए कि इस बारे में आपको स्पीच बोलना है, तो आप अपने खुद शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप कह रहे हैं। तो इसमें आपका अपना जो थॉट है वो प्रोड्यूस हो रहा है साउंड के फॉर्म में या राइटिंग के फॉर्म में, इसीलिए ये प्रोडक्टिव स्किल है। वहीं रिसेप्टिव स्किल की बात की जाए तो लिसनिंग और रीडिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया। और लिसनिंग जब आप करते हैं या रीडिंग करते हैं, तो वर्ड्स, जो मीनिंगफुल वर्ड्स होता है, सिमेंटिक होता है। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण आप किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, वो आपका सिमेंटिक कहलाता है, जो कि लिसनिंग में आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं रीडिंग और राइटिंग की बात, ठीक है। रीडिंग क्या होता है, एक फोनेटिक और ग्राफिक राइटिंग को ही हम रीडिंग कहते हैं, जो कि एक रिसेप्टिव स्किल होता है। रीडिंग जो है आपका एक रिसेप्टिव स्किल होता है। आप सभी को अभी जस्ट मैंने बताया, रीड कर रहे हैं आप, ऑलरेडी जो लिखा हुआ टेक्स्ट है या कोई बुक है उसको आप पढ़ रहे हैं पैसिव होके, निष्क्रिय होके, तो ये एक रिसेप्टिव स्किल हो जाता है ना। वहीं राइटिंग की बात की जाए तो राइटिंग क्या है, एक प्रोडक्टिव स्किल है। आप अपने थॉट्स, अपने जो भी विचार हैं उसको व्यक्त कर रहे हैं लिखित फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगा, जिसको हम एक्टिव स्किल कहते हैं। वही रीडिंग स्किल जो है वो पैसिव स्किल होगा। अब टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल में टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल आते हैं। तो रीडिंग स्किल जो है साइलेंट रीडिंग करते हैं, बड़े हो जाते हैं बच्चे साइलेंट रीडिंग करते हैं। अलाउड रीडिंग जो है छोटे बच्चे करते हैं, है ना, जोर जोर से कहकर, ताकि प्रोनाउंसिएशन वगैरह इंप्रूव हो सके। इंटेंसिव रीडिंग आती है, एक्सटेंसिव रीडिंग आती है। अब देखिए, इंटेंसिव रीडिंग वो होती है जिसमें आप गहन पठन करते हैं, जिसमें आपको बहुत ध्यान लगा के आपको पढ़ना होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो होता है प्लेजर रीडिंग के लिए होता है, जिसमें आपका कोई गोल नहीं होता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताना है। जैसे कि अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी आप पढ़े होंगे डिटेल में, वो इंटेंसिव रीडिंग हो गया,
ठीक है। और एक्सटेंसिव रीडिंग जो होता है, कॉमिक है, स्टोरी बुक है, जो चुटकुला बुक वगैरह होती है, प्लेजर रीडिंग जो करते हैं वो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है जिस्ट लेने के लिए। अब इसी के अंतर्गत ना इसके टेक्निक होते हैं, स्ट्रैटेजीज जिसे आप कह सकते हैं, रीडिंग के सब स्किल भी आप कह सकते हैं। ये तो टाइप्स ऑफ रीडिंग था। अब रीडिंग के सब स्किल जो जिसे आप टेक्निक भी कहते हैं, स्ट्रैटेजी भी कहते हैं और सब स्किल भी कहते हैं, उसमें आपका आता है स्कीमिंग, स्कैनिंग, प्रीव्यूइंग, रीडिंग बिफोर यू रीड, प्रेडिक्टिंग, स्क्रिबलिंग। ये क्या होता है हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी इससे भी बनते हैं। अब स्कीमिंग की बात की जाए तो आप स्कीम में मतलब एक स्कीमिंग में ओवरऑल जिस्ट लेते हैं। किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है, जैसे कोई पैम्पलेट मिला, कोई टेक्स्ट पढ़ा आपने, पूरा पढ़ा लेकिन सरसरी तौर पे पढ़ा, उसके बारे में ओवरऑल जिस्ट ले लिया कि किस बारे में है। लेकिन स्कैनिंग की बात की जाए ना तो कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हैं, जैसे कि ना आपने डायरी उठाई, आपको किसी का फ़ोन नंबर चाहिए तो आप उसी स्पेसिफिक जगह पे जाएंगे फटाफट जहाँ पे आपको जो जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये स्कैनिंग हो गया क्योंकि आप उसी स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढने के लिए आप जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ दोनों में ही क्विक या रैपिड रीडिंग होती है, लेकिन स्कीमिंग में ओवरऑल जिस्ट लेते हैं कि किस बारे में दिया है, ओवरऑल क्या बताना चाह रहे हैं उसको जानना चाहते हैं। स्कैनिंग में जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप ढूंढते हैं वो स्कैनिंग होता है, ठीक है। तो प्रीव्यूइंग जो होता है, पहले देखना, यानी प्रीव्यू करना, पहले आप उसे किसी चीज़ को पढ़ने से पहले आप एक बार देख लेते हैं, इंडेक्स वगैरह है ना, बुक्स वगैरह में, उसको प्रीव्यूइंग बोलते हैं। तो इसी को बोला गया है रीडिंग बिफोर यू रीड। जब आप पूरा बुक रीड करने से पहले एक बार आप देखते हैं ना किस बारे में है, क्या क्या लेसन दिया हुआ है, क्या स्टोरी दिया है बुक्स वगैरह में, वो प्रीव्यूइंग होता है। प्रेडिक्टिंग यानी प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना। स्क्रिबलिंग जो होता है, ठीक है, स्क्रिबलिंग होता है जैसे बच्चे जो हैं जब लिखना जब नहीं सीखे होते हैं उससे पहले वो उनको लिखने के लिए ऐसे सिखाया जाता है, तो कुछ कोई भी आड़े तिरछे शब्द बनाते हैं, उसे हम स्क्रिबलिंग कहते हैं। मतलब प्रॉपर फॉर्म पे वो सेंटेंस वगैरह तो छोड़ दो, अल्फ़ाबेटिकल ABCD भी प्रॉपर वे पे नहीं लिख पाते हैं, तो जो आड़े तिरछे शब्द ये सब का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, उसे हम स्क्रिबलिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के जो मेथड्स होते हैं, विधियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली विधि है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसे हम GTM के नाम से जानते हैं। ये क्लासिकल मेथड या ओल्डेस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि GTM को और क्या कहा जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज तो ओल्डेस्ट या क्लासिकल मेथड, या फिर क्लासिकल मेथड किसे कहा जाता है तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें क्या होता है, ग्रामर के जो रूल्स है पहले समझा दिए जाते हैं, बच्चे उसे समझते हैं, अपनी मदर टंग में, मातृभाषा में ही समझाया जाता है। उसके बाद टारगेट लैंग्वेज में बच्चे उसे समझ के उसको क्या करते हैं, अपना एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये मदर टंग का इन्फ्लुएंस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। डायरेक्ट मेथड में जिस भाषा में पढ़ाना है, डायरेक्ट मतलब इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश में ही पढ़ाना है, कोई मदर टंग का इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, ठीक है। बाइलिंगुअल दोनों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब टारगेट लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में मातृभाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि बच्चों को थोड़ा हेल्प मिल सके, क्यूज मिल सके और उन्हें आसानी हो समझने में। डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है वो राइटिंग और रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं ये वाली मेथड पे, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है सुन के सीखना, प्रोनाउंसिएशन वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑडियो जो है वो दे दिया जाता है, बच्चे उसे सुनते हैं और फिर टीचर उसको बुलवाती है, प्रैक्टिस करवाती हैं, जहाँ पे भी करेक्शन करना होता है वो उन्हें बताती हैं ड्रिल और प्रैक्टिस के माध्यम से। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो होती है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से होती है। जब बच्चे को क्लास में टीचर सिखा रही हैं भाषा, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से सिखा रही हैं, कम्युनिकेट करवा के सिखा रही हैं, उसे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग देख लिया है और डिटेल इसकी वीडियो भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, क्योंकि हम इसे सारा टॉपिक हमें कवर करना है, इसीलिए हम एक ओवरऑल जिस्ट ले रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। अब यहाँ पर मेथड तो हो गया, अप्रोचेस भी पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोचेस क्या है। तो इंग्लिश टीचिंग में अप्रोचेस जो है, सबसे पहले स्ट्रक्चरल अप्रोच, फिर है इक्लेक्टिक अप्रोच, नेचुरल अप्रोच, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, सिचुएशनल टीचिंग, ठीक है। इसे देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या है।
देखिए, स्ट्रक्चरल जो अप्रोच होता है ना, वो साउंड से शुरू होता है, साउंड बेस्ड होता है। फोनेटिक्स वगैरह को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, साउंड, फोनीम्स, ये सब पे पूरा बेस होता है। उसके माध्यम से ही वर्ड्स का कैसे फॉर्मेशन करना है, सेंटेंस को कैसे बोलना है, पूरा साउंड बेस होता है, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। इक्लेक्टिक अप्रोच ऐसा अप्रोच है जिसमें अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करके टीचिंग लर्निंग की जाती है। नेचुरल मेथड जो होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन, जो रियल लाइफ सिचुएशन में जो कम्युनिकेशन करके बच्चे सीखते हैं उसे नेचुरल मेथड कहते हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। मतलब जब बच्चे को पूरे मूवमेंट यानी सभी इंद्रियां जो होती हैं, सेंसरी मोटर स्किल का इस्तेमाल करते हुए टीचर उन्हें सिखाती है, बच्चे उन्हें रिपीट करते हैं देख के, बिल्कुल है ना, उनकी तरह ही अपने ही पूरे इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए सीखते हैं, इसे हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। टास्क बेस्ड जो टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग होती है, इसमें ग्रामेटिकल रूल्स या स्ट्रक्चर के बारे में, कॉम्पोजिशन वगैरह, जो जैसे बच्चों को एक टास्क दे दिया जाता है कि आपको ये कॉम्पोजिशन करना है, जिसमें ग्रामर स्ट्रक्चर के बारे में पूरा उनको अच्छे से करना रहता है। तो ये इसमें क्या है, परफेक्शन आने की बहुत ज़्यादा वो रहती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बच्चे परफेक्ट, मतलब जो स्ट्रक्चर है, ग्रामर है, उसको अच्छे से सीख पाते हैं लैंग्वेज की। इसीलिए इसे टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग कहा जाता है, क्योंकि उन्हें टास्क दे दिया जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल या ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए कंपोजिशन वगैरह दिया जाता है, जिससे वो उसे उसकी मदद से वो सीखें। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग मतलब जो सिचुएशन में, यानी कि ये भी एक क्लासरूम टीचिंग के दौरान करवाया जा सकता है। सिचुएशन, जैसे सिचुएशन आती है उस सिचुएशन में टीचर बच्चों के साथ संप्रेषण करते हुए कम्युनिकेशन, जैसे कि ये जो नेचुरल मेथड कह सकते हैं ना, उसी तरह से आप बोल सकते हैं कि नेचुरल जो सिचुएशन जो क्रिएट करते हुए उसी में ही बोलते हुए टीचर लैंग्वेज सिखाती हैं, उसे हम सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं। तो ये सब अप्रोचेस थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, अब नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज के बारे में, जो मैंने पहले वो इस पेज में बताया था कि इसे हम थोड़ा बाद में करेंगे ताकि हम पहले चीज़ों को समझ लें। तो देखिए, लैंग्वेज के मल्टीलिंगुअलिज्म के अंतर्गत क्या क्या आता है वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले तो मोनोलिंगुअल की बात की जाती, तो मोनोलिंगुअल क्या होता है, मोनोलिंगुअल जो पर्सन एक ही भाषा जानता है, जैसे कि मुझे अगर सिर्फ हिंदी आती है मैं मोनोलिंगुअल हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश बोल सकती हूँ तो मोनोलिंगुअल हूँ, या मुझे कोई अपनी मातृभाषा सिर्फ आती है और हिंदी इंग्लिश नहीं आती, एक ही भाषा आती है, उसे मोनोलिंगुअल कहते हैं। एक भाषी को मोनोलिंगुअल, द्विभाषी को बाइलिंगुअलिज्म, है ना, एक से अधिक भाषा आता है, जैसे कि आपको हिंदी भी आती है अच्छी, इंग्लिश भी आती, तो आप, या फिर कोई भी दो भाषा आती है उसे बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। अब मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की जाए तो दो से अधिक भाषा, ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मुझे अपनी मदर टंग भी आती है, और कुछ और साउथ स्टेट के लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत मुझे आता है, तो यहाँ पर ये मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो गई। अब इसी मल्टीलिंगुअलिज्म में ना ट्रांसलिंगुअलिज्म आता है। अब ट्रांसलैंग्वेजिज्म के आजकल आप क्वेश्चन बहुत देख रहे हैं कि ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है, या फिर वो एलम वाला एक क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, एलम नाम का जो बच्चा है, कन्नड़ स्पीकिंग करता है घर में, और मराठी, इंग्लिश, हिंदी भी उसे आती है, स्कूल जैसे जाता है तो वो वैसे ही बात करता है जिन जिन लोगों से जैसे जैसे मिलता है। तो ट्रांसलिंगुअलिज्म ये एबिलिटी होती है जब आप समाज में रहते हैं, आप मल्टीलिंगुअलिस्ट हैं, यानी कि बहुभाषी हैं, और जैसे जैसे जो जो लोग मिलते हैं जिस भाषा के, आप उस सिचुएशन में उनसे उस भाषा में बात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कन्नड़ में घर में बोल रही हूँ, मेरे घर में मेरी लैंग्वेज कन्नड़ है, मैं अपने घर में कन्नड़ में बोल रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं एक टीचर से इंग्लिश में बात कर रही हूँ, कोई मेरा फ्रेंड है मराठी, मुझे मराठी भी आती, मैं मराठी में भी बात कर सकती हूँ, कोई मेरा फ्रेंड है हिंदी, तो मैं हिंदी में भी बात कर रही हूँ। तो ये होता है ट्रांसलिंगुअलिज्म, ठीक है। और अब इसके बाद हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, कोड मैशिंग। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। कोड स्विच करना मतलब एक भाषा में आप कोई वाक्य कह रहे हैं और उसी वाक्य को फिर से आप दूसरी भाषा में कह रहे हैं। जैसे मैं बोलूँगी आप बहुत दिनों से दिखे नहीं, हाउ आर यू, है ना, या फिर हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, बहुत दिनों से आप दिखे नहीं, क्या हाल चाल है। तो मैंने दो भाषा का इस्तेमाल कर लिया सेंटेंस में, मतलब एक सेंटेंस अलग भाषा में कहा, दूसरे सेंटेंस को मैंने स्विच कर लिया दूसरी भाषा में, तो ये कोड स्विचिंग है। कोड मिक्सिंग की बात की जाए तो बाजार जाने पर फ्रेश फ्रूट्स ले आना,
तो बाजार जाने पर फ्रेश फ्रूट, तो 2 शब्द या एक शब्द का इस्तेमाल मैं एक सेंटेंस में कर रही हूँ, एक सेंटेंस में हिंदी में कह रही हूँ, उसमें 2 शब्द या एक शब्द का इस्तेमाल मैंने अदर लैंग्वेज यानी इंग्लिश का कर लिया, तो कोड मैंने इसमें मिक्स कर दिया, ये कोड मिक्सिंग होता है। और यही जो क्लासरूम टीचिंग में टीचर अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए क्लासरूम टीचिंग में बच्चों को पढ़ाती हैं, तो ये कोड मैशिंग होता है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है आजकल, ताकि हर तरह से जो मल्टी कल्चर जो बच्चे आते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के साथ में, उन्हें एनकरेजमेंट मिले, प्रोत्साहन मिले, और किसी को ये न लगे हमारी भाषा को कम आंका जा रहा है, सभी के भाषाओं का सम्मान हो रहा है, रिस्पेक्ट हो रहा है, इस तरह से उन्हें फील किया जाए और वो अच्छे से सीख सके, उनकी लर्निंग में कोई अवरुद्धता ना हो, इसीलिए कोड मैशिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्लासरूम टीचिंग के दौरान। नेक्स्ट हम देखते हैं CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप ये समझते हैं पूरा जो एकेडमिक ईयर है, होल ईयर, उसमें कंटिन्यूअसली आपका एकेडमिकली और नॉन एकेडमिकली यानी कि स्कॉलिस्टिक या को स्कॉलिस्टिक जो कह सकते हैं, वो उसमें आपका पूरा मूल्यांकन हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है। पढ़ाई के अलावा जो आपकी क्लासरूम टीचिंग एकेडमिक जो चीज़ें हैं उसका असेसमेंट तो हो ही रहा है पढ़ाई के दौरान टीचर के द्वारा, उसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है जिससे आपके सर्वांगीण विकास बच्चों का होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। सर्वांगीण विकास के लिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा जाता है, क्योंकि सतत होता है और व्यापक होता है। व्यापक होने का मतलब सिर्फ पढ़ाई, शैक्षणिक नहीं, अशैक्षणिक भी होता है, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है ना, बच्चे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग कॉम्पिटिशन है, रेसिटेशन है या स्पोर्ट्स है, ये इन सब चीज़ों का इवैल्यूएशन किया जाता है, इसे हम CCE कहते हैं, जिसके अंतर्गत फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है टीचिंग लर्निंग के दौरान होता है, जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ाया क्लासरूम में, बच्चों को लास्ट के 5 या 10 मिनट में मैंने उनसे क्वेश्चन आंसर पूछा, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है। इसमें मुझे पता चलेगा बच्चों को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, नहीं आया तो क्या कारण है, मेरी अगली टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मुझे किस तरह से अपने टीचिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करके उन्हें समझाना चाहिए, ये मुझे पता चलेगा। इसमें फीडबैक का स्कोप होता है बहुत ज़्यादा, बच्चे इससे इम्प्रूव करते हैं। मैं बच्चे को फीडबैक दूंगी कि आपका यहाँ पे कमी हो रहा है, आपको ऐसे करना है, तो बच्चा उसको इम्प्रूव करेगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। वही समेटिव असेसमेंट जो कि एंड टर्म में होता है, जैसे कि आपका एनुअल एग्जाम है, सीधा आप रिजल्ट देते हैं, इसमें फीडबैक का कोई स्कोप नहीं होता है। ऐसा होता है ना, अगर सपोज कोई बच्चा बहुत कम नंबर लेके आया अपने एनुअल एग्जाम में, तो ऐसा तो नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, हाफ ईयरली एग्जाम था, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा कर लेना, नहीं, अब तो वो नेक्स्ट क्लास चला गया, इसमें फीडबैक का कोई स्कोप नहीं होता है। इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये पूरे साल भर टीचिंग लर्निंग के दौरान होता है, ठीक है, और ये एंड ऑफ द टर्म होता है। अब इसी के अंतर्गत हम देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है फॉर्मेटिव होता है, क्योंकि लर्निंग में बच्चे टीचिंग लर्निंग के दौरान क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, ये देखा जाता है, तो ये फॉर्मेटिव होता है। क्लासरूम टीचिंग के दौरान जो असेसमेंट किया जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है समेटिव होता है, मतलब कि कितना सीखा, कितना आपने गोल को प्राप्त किया या क्या एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, तो ये समेटिव होता है, जिसमें फीडबैक का कोई स्कोप नहीं होता। असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है पेयर या फिर सेल्फ असेसमेंट होता है, जब बच्चे आपस में अपने पेयर, क्लासमेट्स वगैरह के साथ मिलके अपने आप का आकलन करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, उसे हम असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब ये जो CCA हम करते तो हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ लिया हमने, समेटिव पढ़ लिया, इनके टूल्स क्या क्या होते हैं और टेक्निक्स क्या क्या, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टूल्स और टेक्निक होते हैं, जिसमें से कुछ एक आध बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे पूछ लिया जाता है। आजकल तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि टूल्स क्या है, टेक्निक क्या है। तो टूल्स जो होते हैं ये चेकलिस्ट है, ठीक है, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनर, इन्वेंट्री, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, टेस्ट। तो टेस्ट, चेकलिस्ट ये सब जानते हैं, चेकलिस्ट यस नो वाला। रेटिंग स्केल जो होता है ना, रेटिंग स्केल दिया जाता है। क्वेश्चनर, क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछा जाता है, आप क्वेश्चन आंसर भरते हैं। इन्वेंट्री, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है, जो आप लिखते हैं इंसिडेंट, उसको रिकॉर्ड किया जाता है,
ठीक है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ये सब होता है, ये टूल्स में आता है। टेक्निक की बात की जाए तो सेल्फ रिपोर्टिंग, टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, प्रोजेक्ट टेक्निक, सोशियोमेट्री, ये सब टेक्निक में आते हैं आपके इवेल्युएशन में, ठीक है, जो टेक्निक और टूल होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के बारे में। तो देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का मतलब ये है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ आता है, व्यक्तिगत भिन्नता के साथ आता है। कोई बच्चा बहुत होशियार है, कोई बच्चा क्रिएटिव चाइल्ड है, कोई बच्चा स्लो लर्नर है, कोई बच्चा फास्ट लर्नर है, कोई हाईली क्रिएटिव बच्चा है, कोई बच्चा दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, या फिर वो चल नहीं पा रहा है, या ADHD, ये सब जो ऑर्डर के साथ, डिसऑर्डर के साथ आता है। कोई बहुत ज़्यादा स्लो समझ पाता है, जिसको समझने में दिक्कत होती है। इस तरह के जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ बच्चे आते हैं, तो उनको सबको शामिल करना है, उनकी नीड को केटर करना है, उनकी क्या क्या ज़रूरत है। एक क्लासरूम में ही टीचर को उन सभी बच्चों की नीड को केटर करते हुए पढ़ाने को ही हम समावेशी शिक्षक कहते हैं, जो कि क्लासरूम टीचिंग में करवाया जाता है, और इसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। जैसे कि एक ही क्लास में जो बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या नीड केटर कर रहे हैं, ब्राइल लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बच्चा ठीक से सुन नहीं पा रहा है या कम सुन रहा है, तो हम बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिख के उसको हम सिखाएं, बताएं अपने वो क्योंकि सुन नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े बड़े शब्दों में लिखेंगे तो वो उसे अच्छे से देख पाए। और कोई बच्चे जो हैं ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें ठीक से उन्हें मतलब व्हील चेयर वगैरह का प्रोवाइड किया जाए, स्कूल में ही रैंप वगैरह बना दिया जाए। कुछ बच्चे जो क्रिएटिव बच्चे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रचनात्मक होते हैं, उनकी बुद्धि के स्तर के हिसाब से उन्हें हम कार्य देते हुए, असाइनमेंट देते हुए उनके जो क्रिएटिविटी को है निखारें। जो स्लो है उनको क्या करना है, उनको इम्प्रूव करना है कि वो कैसे सब बच्चों के साथ मिलके अच्छे से कर पाए। इस तरीके से हम इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में, सभी इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ, व्यक्तिगत भिन्नता के साथ बच्चों को लेकर अच्छे से पढ़ाते हैं, उनकी जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। फिर है रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। अब आप सपोज टीचर हैं, टीचर बन जाते हैं, आप देख रहे हैं कि क्लास में आपने कोई टॉपिक सिखाया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। अब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, पहले तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसीलिए किया जाता है कि आप थोड़ा सा क्लास ख़त्म होने से पहले पूछते हैं, या फिर नेक्स्ट डे टेस्ट लेते हैं, या वीकली टेस्ट लेते हैं, और देखते हैं कि किन बच्चों का कम नंबर आया है या नहीं, कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, तो क्यों नहीं समझ पाए हैं, उसको डायग्नोसिस करके आप उन्हें उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक जो आप देखते हैं, और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें रीटीच करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, चेंज लाते हैं, ताकि उन्हें समझ आए। और डाइवर्स जो अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप उन बच्चों के जो लर्निंग में जो गैप आई है उसको आप फिल करने की कोशिश करते हैं, पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण को हम कहते हैं सीखने में हुई गैप को पूरा करना। मतलब कोई जो गैप है लर्निंग के दौरान बच्चों का, उस गैप को आप पूरा करते हैं, उस कमी को पूरा करते हैं, सपोर्ट देके, रीटीचिंग करके, उसे हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में ही कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, रेमेडियल टीचिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं। तो क्लास टीचिंग के दौरान आप कर सकते हैं, रीटीच करेंगे, मास्टरी लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, ये सब रेमेडियल टीचिंग के टेक्निक होते हैं। ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग, इंडिविजुअल टीचिंग, सुपरवाइज टीचिंग, ये सब होता है। एक इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, इसी के अंतर्गत आता है। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जो होता है ना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। मतलब इंडिविजुअल जो बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ में, कोई भी डिसेबिलिटीज़ के साथ में जो भी उनको अक्षमताएं हैं, उस अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरत को पूरा करते हुए, उनकी नीड को केटर करते हुए आप इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इसी के अंतर्गत आप देखते हैं कि अधिगम विकार होता है, इसीलिए हम इंक्लूजन का इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हर बच्चे को हर तरह से बराबर शिक्षा मिल सके, कोई कमी ना रहे।
कोई किसी से पीछे ना हो। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, अधिगम विकार या लर्निंग डिसऑर्डर, उसमें क्या क्या आते हैं? डिसलेक्सिया, पढ़ने में परेशानी होती है, किसी बच्चे को पढ़ नहीं पाता है, जैसे कि स्पेसिफिक को पैसिफिक पढ़ रहा है या पैसिफिक को स्पेसिफिक पढ़ रहा है, वॉस को सॉ पढ़ रहा है। ये होता है पढ़ने में पठन जो विकार होता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसग्राफिया, राइटिंग वगैरह जो होती है खराब होती है, ठीक से लिख नहीं पाते हैं क्योंकि उनका फाइन मोटर स्किल अच्छा नहीं होता है, फाइन मोटर स्किल में उन्हें परेशानी होती है, इसीलिए वो अच्छे से पेंसिल वगैरह को पकड़ नहीं पाते हैं और ठीक से उनकी हैंडराइटिंग नहीं बन पाती, लिखने में उन्हें परेशानी होती है। डिसग्राफिया कहते हैं, ग्राफ से बना डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से आप समझ सकते हैं कैलकुलेशन, यानी मैथ्स जो ऑपरेशंस हैं उसे करने में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए उन्हें डर लगता है। कुछ बच्चों को बिल्कुल मैथ्स से डर लगता है क्योंकि उन्हें कैलकुलेशन परफॉर्म करने में परेशानी होती है, इसलिए इसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया जो होता है वो फिजिकल जो बॉडी जो है मूवमेंट और जो फाइन मोटर स्किल का कोऑर्डिनेशन है वो सब में उन्हें दिक्कत होती है कोऑर्डिनेट करने के लिए, इसीलिए इसे डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। डिस्फेजिया में बोलने की दिक्कत होती, स्पीच प्रॉब्लम होती, जैसे स्टैमरिंग करना, ठीक से बोल नहीं पाना, उसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्मॉर्फिया यानी शेप में अंतर करना बहुत उन्हें डिफ़िकल्टी होती, जैसे मोर है, एक कोई पक्षी है उसको कुछ और पक्षी समझ रहा है, बकरी को गाय समझ रहा है, तो ये डिस्मॉर्फिया मतलब शेप में अंतर नहीं कर पाते हैं, इस तरह से उसे डिस्मॉर्फिया कहते हैं। एडीएचडी मतलब कि ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कुछ बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, इसीलिए उनका अटेंशन यानी कि उनकी जो एकाग्रता है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किसी चीज़ में नहीं कर पाते हैं, बहुत उन्हें परेशानी होती है, इसीलिए इसे ADHD कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ होती है वो एक डिसऑर्डर है जो कि बच्चे के लर्निंग को अफेक्ट करता है, चाहे वो रिटन फॉर्म की बात की जाए जैसे डिस्ग्राफिया वगैरह ले लीजिए, चाहे वो स्पोकन यानी कि या तो बोल नहीं पा रहे हैं या तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करना या कोऑर्डिनेट मूवमेंट जैसे कि डिसग्राफिया है, डिस्मॉर्फिया है ना, ये सब जो है डिस्प्रेक्सिया है, ये सब जो है इसमें उन्हें परेशानी होती है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं मूवमेंट को बॉडी के मूवमेंट के साथ में, है ना। फाइन मोटर स्किल के साथ में ग्रॉस मोटर स्किल उनका कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है। कुछ बच्चों को आप देखना शूलेस लगाने में दिक्कत होती है, फाइन मोटर स्किल मतलब परफॉर्म करने में परेशानी होती है, कॉलर के बटन नहीं लगा पाते हैं खुद से, तो ये फाइन मोटर स्किल वगैरह में प्रॉब्लम होती है। इसी को बोलते हैं कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं अपने बॉडी मूवमेंट को, मतलब आई साइट के साथ में अपने फाइन मोटर स्किल को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, यही आपका डिस्प्रेक्सिया होता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो अधिगम अक्षमताएं या विकार के नाम से जाने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ से इसके बाद फिर हम हमारा ये कंप्लीट हो गया और यहाँ तक आपने देख लिया शुरू से कि क्या क्या जो था इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, जो एक बेसिक आपको ओवरव्यू सबका मिल गया कि लैंग्वेज हमने देखा, उसके फीचर्स देखे, प्रिंसिपल्स देखे, लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन क्या होता है और किस तरह से उसे आप समझ सकते हैं। फिर जो दो इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं नॉर्म चॉम्स्की जी, स्टीफन क्रिशन, उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है, इन्होंने लेड के बारे में कहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर मेथड, इनेट एबिलिटी, और इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट डिवाइस के बारे में, हाइपोथेसिस डिवाइस के बारे में कहा है। इसके बाद हमने देखा कि लैंग्वेज स्किल्स क्या क्या होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, ये जो छूट गया था, कोड स्विचिंग मल्टीलिंगुअलिज्म हमने देखा। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है, जब आप कोई अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं, आप कहीं और जगह पे गए, कोई और स्टेट पे गए जहाँ अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आप उस भाषा, वहाँ की भाषा को सीख लिए, अब आप उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मातृभाषा को बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, तो वो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म होता है। जब एक सेकंड जो लैंग्वेज है वो मदर टंग जो आपकी वर्नैक्युलर लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसको बिल्कुल कम कर देती है या ख़त्म कर देती है, उसे हम सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक छूट गया था,
तो ये भी अभी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमने लैंग्वेज स्किल के बारे में पढ़ा। लैंग्वेज स्किल में रिसेप्टिव, प्रोडक्टिव जो होता है ये देखा, रीडिंग, राइटिंग, इसमें स्किमिंग, स्कैनिंग क्या क्या होते हैं ये सब देखा हमने। मैथड्स देखे, क्या क्या मेथड होते हैं, GTM, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फिर अप्रोचेज हमने देखा, स्ट्रक्चरल अप्रोच, इक्लेक्टिक अप्रोच, नेचुरल अप्रोच, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ये सब आपके अप्रोचेस हैं। फिर हमने देखा मोनोलिंगुअलिज्म क्या होता है, बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, ट्रांसलिंगुअलिज्म क्या होता है, और एक है आपका सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। तो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म मैंने आपको बताया, जब आप अपनी मदर टंग को छोड़ के सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं और सेकेंड लैंग्वेज इतना बोलते हैं कि आप अपनी मदर टंग को बोलना छोड़ देते हैं, वो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म होता है। ठीक है, इसी तरह से हमने कोड स्विचिंग, मिक्सिंग और मैशिंग भी देख लिया। फिर हमने देखा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सिर्फ शैक्षणिक नहीं, शैक्षणिक के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है उस पर ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चे का चहुमुखी विकास हो, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। उसके अंतर्गत फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, और ये सब क्या होते हैं ये हमने देखा। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग से क्वेश्चन भी बनते हैं, आप इसलिए इसको भी समझा दिया। टूल्स एंड टेक्निक देखा हमने। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या होता है, किस तरह से आप क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद रेमेडियल टीचिंग जो होती है, कोई अगर सीखने में गैप आती है, उस गैप को कैसे फिल किया जाता है, क्या क्या उसकी स्ट्रैटेजीज या टाइप्स होती है, किन किन चीज़ों की मदद से आप उन्हें सिखा सकते हैं, गैप को पूरा कर सकते हैं, ये हमने देखा। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में हमने जाना, और ये आपका आखिरी था। यहाँ से हमारा टॉपिक आज का क्विक रिवीजन का ख़त्म हो गया, और आप अच्छे से पढ़िए इसे क्विक रिवीजन के तौर पे बढ़िया से पढ़िए। बस आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 2 दिन बाद हैं, तो मैं ऐसी आशा करती हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आप सभी को, आपका सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। पेपर 1, पेपर 2 जो भी आपकी लैंग्वेज हो, बहुत अच्छे से आप उसे कर पाएँ, और आप एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर लें, आपको दोबारा फिर से इसे देखना ना पड़े। ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।